हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? और सब बढ़िया। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे अपने पुराने सफ़र पे जो हमने शुरू किया था आज से 3 लेक्चर पहले, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री के बाद प्री हिस्ट्री पीरियड को पढ़ना स्टार्ट किया था। प्री हिस्ट्री पीरियड में जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो था पैलियोलिथिक पीरियड। राइट, पैलियोलिथिक पीरियड जिसको हम स्टार्टिंग से कहते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड को, पूरा पैलियोलिथिक पीरियड को स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड को। अब आते हैं हम लोग मीजोलिथिक पीरियड पे। मीजोलिथिक पीरियड में हमने जो पढ़ना स्टार्ट करना है वो है ओल्ड और न्यू स्टोन एज के बारे में। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड ओल्ड और न्यू एज के बीच के जो पीरियड को कहते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। पुरानी सभ्यता से नई सभ्यता की तरफ जब हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा था उस फेज को कहते हैं ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो चलिए, मैं दीपक चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इस सफ़र पे। अगला लेक्चर शुरू करते हैं मीजोलिथिक एज के बारे में। मीजोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मीजोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, लिथिक मतलब स्टोन, बार बार एक ही चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या है क्या नहीं। किसी को किसी भी तरह के कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाउट क्लैरिफाई करके चलिएगा। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो दोस्तों टाइम को प्रॉपरली दो। ठीक है, चाहे नॉलेज ही लो पर टाइम को प्रॉपरली दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई हैं इस पीरियड में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 BC से 6,000 BC के बीच में। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से 6,000 BC के बीच में है। ठीक है, इसमें हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, ये टाइम बहुत वेरी कर सकता है कई बुक्स में, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज था। क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज था तो ये टाइम बहुत वेरी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे 10,000 BC से 6,500 BC भी हो सकता है, 10,000 BC से 5,000 BC भी हो सकता है, तो नो इश्यूज। बेसिकली ये यही टाइम था 4-5 हज़ार साल का। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो एज है ये हेलोसीन एज कहलाती है। आइस एज एरा ख़त्म हो चुका था, नया वेजिटेशन होने लगा था, इसीलिए इसको कहते हैं आफ्टर आइस एज पीरियड। क्या कहते हैं बच्चों? आफ्टर आइस एज पीरियड या पोस्ट ग्लेशियल पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम जो क्लाइमेट है वो वार्म हो चुका था उस, और गर्मियों में, समर में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगी थी और बहुत नॉर्मल सी रेनफॉल विंटर में भी होने लगी थी। इसी टाइम पे हमें एविडेंसेस मिलना शुरू हो चुके थे एनिमल के डोमेस्टिकेशन के। एविडेंसेस एनिमल डोमेस्टिकेशन के मिलना स्टार्ट हो चुके थे हमें। ठीक है, हमने देखा जो सबसे पहला डोमेस्टिकेट किया गया एनिमल को, कौन से जानवर को सबसे पहले पालना सीखा, तो वो डॉग था, या डॉग्स के एंसेस्टर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एंसेस्टर्स हैं ऐसी डॉग्स के भी एंसेस्टर्स हैं, उनको पालना हमने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद शीप्स और गोट्स को पाला जो कि हमारे मोस्ट कॉमन एनिमल बने। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्लांट्स को भी कल्टीवेट करना सीख लिया था, कुछ क्रॉप्स भी हमने बोना सीख लिया था, बट जो कि प्रॉपर मैनर में नहीं था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्चर था, कल्टीवेशन था उस टाइम पे। लेकिन हाँ, हमने सीखा था, प्रिमिटिव टाइप का ही कल्टीवेशन था, हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा हॉर्टिकल्चर, धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर चलने लगा था। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? वो तरीका जिससे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं हम लोग, कुछ फ्रूट्स ग्रो करते हैं, उसको सीखने लगे थे। ठीक है, कैसे क्रॉप्स ग्रो होती हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जो खाए जाते हैं, कौन से हैं जो नहीं खाए जाते, ये सब सीखने लगे थे बेसिकली हम लोग। फिर हम लोग सेमी परमानेंट घरों में रहने लगे थे, सेटलमेंट हमारा सेमी परमानेंट हो चुका था। कुछ लोग अभी भी ओपन ग्राउंड्स में रह रहे थे, कुछ केव्स में रह रहे थे, कुछ एक लोगों ने अपने मर्ड्स में अपने छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिया था। जब एक सिविलाइजेशन शुरू होने लगता है तो लोग आसपास ही रहना चाहते हैं, तो वो आसपास किसी तरीके से रहना स्टार्ट कर चुके थे। इन लोगों ने साथ में ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि आफ्टर लाइफ भी कोई चीज़ है, मरने के बाद भी इंसान रहता है, उसकी ज़िंदगी रहती है। तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए जितने भी लोगों को गाड़ा जाता था मरने के बाद, उनके साथ साथ
डेड फूड्स भी मतलब डेड्स के साथ साथ फूड आइटम्स और बाकी चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती थी, उससे संबंधित होती थी, उसके लिए ज़रूरी होती थी, वो सारी चीज़ें भी उसकी डेड बॉडी के साथ ही रखना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आगे जो थे धीरे धीरे हमने कपड़े पहनना सीखा। खास तौर पे जो कपड़े पहनते थे वो एनिमल स्किन के होते थे। ठीक है, उसके बाद पहला ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बना हमारा। पहला ह्यूमन कॉलोनाइजेशन कहाँ? गंगा के प्लेन्स पे बना। इसी पीरियड में गंगा के प्लेन्स पे पहला ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बना। बाद में जैसे जैसे पीरियड गुजरा हमने क्रॉप प्रोडक्शन भी सीखा, इसके भी एविडेंसेस हमको मिलते हैं। ठीक है, मीजोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथ से बनते थे। माइक्रोलिथ्स मैंने पहले भी बताया था, फ्लेक्स वगैरह क्या होते हैं। तो माइक्रोलिथ्स यानी छोटे छोटे पत्थरों को से हम लोग यूज़ किया करते थे। जो टूल्स थे, जो पत्थर थे, वो किस तरह के थे? अब हमने क्रिप्टो क्रिस्टलिन सिलिका रॉक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था। क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका रॉक्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये हमें यूज़ करने में भी आसान होने लगे थे। खास तौर पे चर्ट और जेस्पर को हम यूज़ करते थे। कुछ एक जगह पे हमने अगेट को भी यूज़ किया है। ये सब सिलिशियस रॉक्स होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसकी अब जो भी टूल्स अब बनने लगे थे, ये तो ज्योमेट्रिकल या नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स में होने लगे थे। राइट, ज्योमेट्रिकल या नॉन ज्योमेट्रिकल, आप टूल्स को देखिए, कहीं ना कोई उसकी सिमिट्री होती थी जिस तरीके से हमको वो चाहिए। खास तौर से ये देखिए, ये टूल्स जैसे हमको चाहिए वैसे इनकी सिमिट्री बनने लगी थी। ये एरो बनने लगे थे। ठीक है, ये कुल्हाड़ी थी, ये थे जिससे बर्ड्स को मारना, आज की डेट में गुलेल कहते हैं। तो इस तरह के टूल्स बनने लगे थे। राइट, अच्छा, और क्या था? कंपोजिट टूल बनने लगे थे, जो कि अभी हमने देखा कि वुडन, साथ में वुड और प्लस स्टोन के टूल्स बनने लगे। वुडन प्लस स्टोन टूल्स बनने लगे। ठीक है, और क्या देखा? और हमने देखा कि जो जानवर थे उन हमने बड़े बड़े जानवरों को छोड़ के छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी शुरू कर दिया था, स्मॉलर एनिमल्स का और बर्ड्स का शिकार भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हमारी सभ्यता में ग्रोथ हो रही थी। हमने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीख सीख के हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे थे। यही हमारे पूर्वजों ने किया था। ठीक है, ऐसे ही क्लॉथिंग, इस टाइम पे क्लॉथिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी। खास तौर से नेचुरल मटेरियल से बनती थी, बेसिकली एनिमल स्किन से बनती थी। हर जगह अलग अलग तरह की क्लोथिंग शुरू हो चुकी थी। जो ठंडा एरिया थे वहाँ पे उसी तरह के जानवर को लेके हम गर्म कपड़े एनिमल स्किन से बनाते थे। लेकिन जहाँ पे वेजिटेशन वाला एरिया था, अच्छा एरिया था, तो वहाँ पे प्लांट फाइबर्स के कपड़ों को यूज़ किया करते थे, जो कि थोड़े से हल्के होते थे। ठीक है, एनिमल्स के तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हैवी होते हैं, वो थोड़े हल्के होते थे, तो वो सूटेबल होते थे, लाइटर होते थे। अच्छे अच्छे अलग अलग क्लाइमेट्स के हिसाब से, लोकल एनवायरनमेंट्स के हिसाब से हम ये चीज़ें यूज़ करना सीखते चले गए। ठीक है, अच्छा, जब ये सारी चीज़ें होती चली गई तो हम में से कुछ आर्ट लवर भी थे भाई। जैसे आज की डेट में भी हम देखते हैं हर इंसान एक तरह नहीं होता, सबकी चॉइसेस अलग होती है। तो उस टाइम पे भी सबकी चॉइसेस अलग हुआ करती थी, सबकी सोच अलग हुआ करती थी। तो आर्ट लवर्स भी थे, उन्होंने क्या किया? जो रॉक पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, पहली रॉक पेंटिंग हमें कब मिली? जो इंडिया की पहली रॉक पेंटिंग है वो सोहिगा घाट में थी। सोहिगा घाट यूपी में एक जगह है। ठीक है, ठीक है, ये हमें कब मिली? 1867 में। बच्चों, ये डेट्स और ये प्लेसेस का थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो थीम्स थी, जो पेंटिंग्स थी, वो किस थीम पे अवेलेबल रहती थी? बेसिकली वो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स पे डिपेंड होती थी, या हंटिंग सीन्स पे, डांसिंग पे और फूड कलेक्शन पे। फूड कलेक्शन बेसिकली हंटिंग का ही पार्ट है। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कुछ पेंटिंग्स जो हैं, कुछ एविडेंसेस हमें ऐसे मिले जो कलर पेंटिंग के लिए थे। ठीक है, वाइट कलर, ब्लू कलर, ये कलर जो है वो प्लांट वगैरह से मिल जाते थे इनको, या कभी कभी क्या होता है, फ्लोरा फोना वगैरह भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से ये ग्रीन कलर वगैरह लेना शुरू कर दिया और उसकी पेंटिंग शुरू कर दी इन्होंने। लेकिन हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस टाइम तक कोई स्नेक्स का विवरण नहीं मिलता है, कहीं पे भी सांप का विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं पे भी सांप का विवरण नहीं मिलता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मीजोलिथिक एज तक कहीं पे भी स्नेक्स का डिपिक्शन है ही नहीं। राइट, नेक्स्ट है भिम्बेटका रॉक्स। आपको पता है भिम्बेटका रॉक्स, जो भिम्बेटका साइट है वो तीनों साइड्स में चाहिए थी। पैलियोलिथिक में पूरे पीरियड में थी, अब मीजोलिथिक में भी है।
भिमबेटका साइट्स में जो लोग थे वो रॉक पेंटिंग सबसे करना शुरू कर दिया था। हमें जो सबसे ज़्यादा आइडिया मिला है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस का था, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके थे, ठीक है, रिचुअल्स वगैरह बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके थे भिमबेटका में, ठीक है। और इसके साथ साथ ही पेंटिंग से ये भी मालूम पड़ता है कि जो लेबर थी उसको हमने दो, मतलब जो भी लोग काम करते थे जेंडर बेस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया था। मैन का जो इंसान जो मैन का काम था, ह्यूमन बींग्स में मैन का काम था वो था हंटिंग करने का, और वोमेन का रहेगा गैदरिंग का और प्रिपेयरिंग फूड का। ये उन लोगों ने आपस में डिसाइड करके इस तरह की पेंटिंग से हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इस तरह के सिविलाइजेशन में वो जाते जा रहे थे। मीजोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बागौर के बारे में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। थोड़ा ध्यान से याद करिएगा, बैगौर इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। कहाँ पे अवेलेबल है? ये जो रिवर कोठारी है, कोठारी रिवर के पास ही है राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले थे, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग महादाहा पे, ठीक है। महादाहा जो है ह्यूमन एविडेंसेस जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के एविडेंसेस मिले थे महादाहा में, ठीक है। एक मैन और एक वुमेन को एक साथ दफनाने के हमें वो मिले थे एविडेंसेस, ठीक है। उसके बाद सराय नहर राय में एक्सकेवे, ये यूपी में है सराय नहर, यहाँ पे हमें साइट में मिले थे कि टूल्स किस तरह से बनते थे, हैवी रेंज ऑफ टूल्स और आर्टी क्राफ्ट्स, ठीक। तो सराय नहर जो है वो टूल्स के लिए फेमस हुआ, महानंदा जो है वो एविडेंस ह्यूमन स्केलेटन के लिए फेमस हुआ, ठीक है। ये सबसे बिगेस्ट साइट थी। अब इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में और भी साइटें होने लगी, जैसे भिमबेटका केव्स जिसके बारे में भी हमने पढ़ा, खारवार केव्स, जोहरा, कथोटिया और सुंदरगढ़। लगभग सारी केव्स में इसी तरह की पेंटिंग्स, इसी तरह का कल्चर, कुछ मिलता जुलता कल्चर हमें मिलता चला गया। संबलपुर उड़ीसा में हमें ये मिला, इजुथु गुहा केरला में हमें यही मिला, लहंगनज में जहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानने को मिला, ठीक है। राइनोसोर्स और ब्लैक बक जो हैं वो यहाँ पे एनिमल्स मिले, कुछ ह्यूमन स्केलेटन भी मिले, इस तरह के स्केलेटन यहाँ मिलते चले गए, ठीक है। तो ये था बच्चों मीजोलिथिक एज के बारे में, मिडिल स्टोन एज के बारे में, जहाँ हमने ट्रांजिशन फेज सीखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक फेज के बारे में। आगे हम लोग किस में पढ़ेंगे? नियोलिथिक फेज या नियोलिथिक कल्चर के बारे में। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर की जो टॉपिक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छा लगने से मतलब है पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। उसका बाद अगर एकलव्य क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अदर सब्जेक्ट्स के कंटेंट भी मिलता जाएगा। हम लोग नए नए टीचर्स को अब हायर करते जा रहे हैं ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, किसी को कोई क्वेरी हो किसी भी तरह की तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आके ग्रुप ज्वाइन करके मुझे बात कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर मैं चैट के थ्रू उनको जवाब दे सकता हूँ। मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, अगर स्पेशल वीडियो बनवानी है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल, ठीक है बच्चों। मैं ज़रूर अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में।